चलिए ठीक है। तो देखिए गाइस, आज हमारी पॉलिटी होगी, कल भी पॉलिटी होगी, ठीक है, सैटरडे को। और मंडे से हम लोग दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, मे बी हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी होगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वो व्हाइट बोर्ड जो है वो आप लोगों के सामने क्लियर होगा। ठीक है, आज पॉलिटी ही करेंगे, जहाँ कल छोड़ा था मतलब हमने, उसी से आगे को लेकर के चलेंगे पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो कल अपना कौन से आर्टिकल तक बात हो गई थी, वहां से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आई थिंक आर्टिकल 31 इसके ऊपर बात हो गई थी हमारी, है ना। तो अब इसके अंदर लास्ट का ही आर्टिकल बचा हुआ है। 31 तक की बात कर ली थी हमने, 31 जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, उसके बारे में बात हो गई थी हमारी, है ना। हमने संपत्ति के अधिकार पे बात कर ली थी। तो आज जो है हम लोगों की बात होगी वो किस पर होगी, आर्टिकल 32 पे होगी, है ना। एक मिनट में स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर से। आर्टिकल 32, है ना। आई थिंक बाकी हमने बात कर ली है इससे पहले सारी, तो एक यही 31 आर्टिकल बचा है, क्योंकि 31 हमने कर लिया शंकरी प्रसाद केस वगैरह से रिलेटेड। फिर कुछ इंदिरा गांधी से रिलेटेड चीजें भी बता दी थी। हाँ, तो आर्टिकल 32 जो है अपना, वही बचा हुआ है। इसके अंदर मैं रिट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। चलिए, तो अब बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का बड़ा टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा आज। ठीक है गाइस, चलिए एक बार बता दीजिएगा कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है साफ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बोर्ड का सबसे साइड और सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लीजिए अपने उसमें। ठीक है, आप लोग अपने जो फोन है उनको म्यूट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो और ऑडियो जो है। और ध्यान रखिएगा, अपने बोर्ड का सबसे लास्ट वाला पोर्शन खोल लीजिएगा, आर्टिकल 32 जहां पे मैं अभी लिख रहा हूँ, उस पोर्शन पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, स्टार लगाया हुआ है जहाँ पे, वहां पे आप लोग आ जाइए। ठीक है, आर्टिकल 32 के पास। ठीक है, चलिए हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक लाइन और बता दूं। सबको दिख रहा है ना, ये बता देना बस, है चैट सेक्शन के अंदर। किसी को नहीं दिख रहा हो तो वो भी बता देना। ठीक है, तो आर्टिकल 32 की जब हम बात करेंगे, तो हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट एंड द सोल। ओके, ठीक है, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे संविधान की हृदय आत्मा सब यही है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये कहा किसने है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किस पोर्शन को कहा है, तो यही जो हमारा आर्टिकल 32 है इसे कहा हुआ है। अच्छा, इसे आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसके बारे में भी आता है। तो के एम मुंशी जो है, अगर कभी उनका नाम आपको सुनाई दे तो याद रखना, के एम मुंशी का जो नाम है, के एम मुंशी वाला, वो जो है प्रस्तावना के लिए है, प्रियम्बल के लिए है। ठीक है, वो यहाँ के लिए नहीं है। चलिए, तो इतना समझ में आ जाएगा हमारे कि हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे 32 की बात करेंगे। और ये है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात चल रही है। ठीक है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम कॉमनली कह देते हैं, ये वही है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि संवैधानिक उपचारों में किसको उपचार देना है, क्यों देना है, ये। ठीक है, और कल मैंने आपको बता दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उससे 19(1)(f), 31st का जो 1, 2, 3 था वो सब हटा दिया है। ठीक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कल हमने पढ़ लिया था, कवर कर लिया था। और उसके बारे में जो याद रखना है वो ये है कि वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी 31st वाली, वहां से रिमूव कर दिया गया है। और कहाँ डाल दिया है उसको, उसको आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 उसके अंदर जो क्लॉज आता है ए, वहां डाल दिया है। ठीक है, तो जो 300 ए है, वहां लीगल राइट्स रहते हैं, कानूनी अधिकार रहते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, वहां डाल रहे हैं।
तो खैर ये कवर हो जाएगा हमारा, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके, एक आपको 30 ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1978 याद रखना है। हाँ, इस वाले से आर्टिकल 32 से जो रेमेडीज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट होती है उसको समझिए। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का रीजन ये था कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों को अगर आपसे कोई छीन ले तब आप क्या करेंगे। स्टेट से ये कहा गया है कि वो आपको ये मूल अधिकार देगा, आपके इन मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। बट वट अगर स्टेट ये कर दे कि वो आपके इन मूल अधिकारों की रक्षा ना करे या आपसे ये मूल अधिकार छीन ले, तो फिर आप क्या करेंगे। आपके पास कोई तो होना चाहिए ना जो इसमें आपको सिक्योरिटी दे, जो ये कहे कि नहीं आपके फंडामेंटल राइट्स बचा के रखे जाएंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको बोलने की आजादी है पर किसी ने आपके बोलने की आजादी छीन ली, तब क्या करोगे। समझ में आया। तो उस समय पे हमें क्या चाहिए, उस समय पे कोई तो चाहिए जो हमें बचाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करे। तो ये पूरी की पूरी जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जो आप है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आपकी रक्षा करने का अधिकार जो है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को जब दिया जाता है तो हम इसके अंदर कहते हैं रिट जो है वो दी गई है। ठीक है, तो हम इन अधिकारों को किस नाम से जानते हैं, रिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो किससे संबंधित है, आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा से संबंधित है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जाती है, मेजरली फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई अधिकतर, या हम ये कहेंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित सारी की सारी रिटें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाई जा सकती हैं। कुल कितनी रिटें हैं तो हमें पता है 5 रिटें हैं। ठीक है, तो हम उन पांचों को ले लेंगे। पहली है हैबियस कॉर्पस, बड़ी फेमस है हैबियस कॉर्पस। अच्छा, मैं हिंदी में आपको बता तो दूंगा, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि याद आप इनको इंग्लिश में ही करें। ठीक है, क्योंकि हिंदी के अंदर ये पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, हिंदी के अंदर आती भी नहीं है। अगर स्टेट का कोई एग्जाम है आपका तो हिंदी में याद करना, अगर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर तो हिंदी में बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि हिंदी में ये नहीं पूछी जाती है। ठीक है, हालांकि मैं इनका नाम जरूर आपको हिंदी में बता दूंगा। हैबियस कॉर्पस ये पहली रिट है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। तो हैबियस कॉर्पस में क्या होगा, जो हैबियस कॉर्पस है इसका सिंपल सा मतलब होता है टू हैव योर ओन बॉडी। ठीक है, टू हैव योर ओन बॉडी, टू हैव योर ओन बॉडी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि टू हैव योर ओन बॉडी किसी एक आदमी के खिलाफ या किसी स्टेट या राज्य के खिलाफ दी जा सकती है। या तो हम कंप्लीटली स्टेट के अगेंस्ट भी रिट पिटीशन जारी की जा सकती है, और किसी एक पर्सन के अगेंस्ट भी रिट पिटीशन जारी की जा सकती है। आदमी, राज्य, दोनों स्टेट और पर्सन, इन दोनों के खिलाफ जो है वो रिट पिटीशन जारी की जा सकती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। सिंपल है इतना, स्टेट पर्सन दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है कौन सी, हैबियस कॉर्पस। अच्छा, ये क्या होगा, इसमें रेस्ट जुडिकेट लागू नहीं होता है, उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, किसी को अरेस्ट कर लिया गया, तो इस रिट पिटीशन को डालने के बाद, हैबियस कॉर्पस को डालने के बाद, जो पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है उसे तुरंत कहाँ दिखाना पड़ेगा, उसे कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। भले उसको किसी भी तरीके से अरेस्ट किया गया हो, अगर हैबियस कॉर्पस लागू होती है तो उसे दिखाना पड़ेगा, कोर्ट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है, जिसको अरेस्ट किया गया है वो भी या उसकी पहचान का कोई भी। ठीक है, तो अगर ये लगता है कि नहीं, जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है उसको बिना बताए अरेस्ट कर लिया, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है, उसके साथी, उसके दोस्त या उसकी फैमिली वाले या वो खुद हैबियस कॉर्पस जारी करके एक आदेश जो है वो लाके आ सकता है। उस आदेश में लिखा होगा कि इस आदमी को हमारे सामने इसकी पूरी बॉडी के साथ पेश किया जाए। ठीक है, तो ऐसे जो इशू है हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मैंडेमस। देखिए, मैंने कहा आपको इंग्लिश में याद करना है और हिंदी में मैं बता दूंगा, हिंदी में याद मत करना बस। ठीक है, मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है परम आदेश या परमादेश जिसको हम कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैंडेमस का मतलब हो गया परमादेश। परमादेश का मतलब हुआ वी कमांड। ठीक है, इसके अंदर जो रिट पिटिशन या जो आदेश निकलेगा वो होगा एक तरीके की कमांड, वी कमांड। ठीक है, तो जब भी कोई पब्लिक पोस्टिंग होती है, कोई पब्लिक पोस्ट होता है जिस पर कोई आदमी बैठा हुआ है, पब्लिक पोस्ट का मतलब हुआ सरकारी, कोई जॉब कर रहा है कोई आदमी, तो वो जिस पोस्ट पर बैठा है उसे पब्लिक पोस्ट कहते हैं। मान लीजिए किसी पब्लिक पोस्ट पर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको ये परमादेश देगा। ये परमादेश किस चीज का होगा, कोई भी सार्वजनिक कार्य करने का, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको करने का आदेश दिया जा सकता है, कर रहा है उसे रोकने का आदेश दिया जा सकता है, इस तरीके से परमादेश दिया जाएगा।
हालांकि इसके अंदर जो मैंडेमस है वहां से जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अब क्योंकि सारे जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई कैबिनेट के अंदर हो, कोई भी अगर सरकारी पोस्ट है तो मैंडेमस लागू होता है। लेकिन किस किस पर मैंडेमस लागू नहीं होता है, ये सब एक हर एक पर लागू होगा, एक्सेप्ट किसके, अगर कोई प्राइवेट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वहां लागू नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेट पर लागू नहीं होगा। और दो गवर्नमेंट एंटिटीज भी हैं, दो सरकारी भी है, जिसमें हम प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन पर, और जो गवर्नर होते हैं। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट हो गए और दूसरे गवर्नर हो गए, राज्यों के गवर्नर, इन पर भी मैंडेमस लागू नहीं होती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस लागू नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट और गवर्नर पर। इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तीसरा जो है आपका, वो है प्रोहिबिशन। ठीक है, तीसरा है प्रोहिबिशन। ये सारी रेट है, ठीक है। प्रोहिबिशन, तो जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, या फिर इसको हम कहेंगे स्टे। स्टे आपने सुना होगा, स्टे लगाना है ना? स्टे, ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी उससे लोअर कोर्ट होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट कौन होगा, हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, ये हायरार्की बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय से, उसके नीचे के किसी भी न्यायालय के, अगर बाई द वे हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन का एरिया होता है। ठीक है, GIU से हिस्ट्री की क्लासेस भी होंगी, हिस्ट्री की मंडे से होंगी क्लासेस। ठीक है, देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ये है कि केवल 7 साल तक की सजा के अंदर ही वो सुनवाई कर सकता है, और हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी, हालांकि हाई कोर्ट फांसी दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकता, पर वही चीज है। मान लीजिए ऐसा है कि हाई कोर्ट 7 साल तक वालों को ही सजा दे सकता है, पर हाई कोर्ट ने किसी को 14 साल की दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिशन कर देगा। ठीक है, ठीक है, प्रतिषेध लगा देगा। लेकिन ये जो स्टे लगेगा या प्रोहिबिशन होगा, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि निर्णय आने से पहले पहले हो जाना चाहिए, डिसीजन से पहले। ये नहीं कि डिसीजन आ गया और उसके बाद स्टे लग रहा है, नहीं, डिसीजन से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टे लगेगा जो, वो डिसीजन से पहले लग जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, वो डिसीजन दे उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये कह देगा एक आदेश जारी करके कि आप जो है, या सुप्रीम हाई कोर्ट जो भी है, आपका ये अधिकार नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये ऑर्डर नहीं देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसी में एक आता था सर्टियोरारी। ठीक है, इसी तरीके से आएगा वो, ऐसे याद कर लेना। सर्टोरारी, जो सर्टियोरारी है या उत्प्रेषण है, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। ठीक है, इनके मतलब भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं एक एक के आगे आपको उनका मतलब भी लिख रहा हूँ। ये जो मतलब है ये बेसिकली लीगल लैंग्वेज में ही इनके मतलब है। ठीक है, टू सर्टिफाई। अच्छा, टू सर्टिफाई में क्या होता है, सेम यही चीज है, स्टे की तरह ही है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने अधीनस्थ न्यायालय, जो उसके नीचे जो न्यायालय हैं, उन न्यायालयों पर क्या कहते हैं, रिट जारी कर देगा। क्यों करेगा, या तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से, ठीक है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके ऑर्डर देना चाहिए था वैसे नहीं दिया हो, ठीक है, या फिर अपने जो उसका जुरिस्डिक्शन आता है, जो क्षेत्राधिकार आता है, उसका उल्लंघन कर लिया हो। तो ऐसे में ये जो सर्टोरारी है ये आता है। और सर्टोरारी और प्रोहिबिशन में जो अंतर है वो ये है कि प्रोहिबिशन डिसीजन से पहले आता है, सर्टोरारी डिसीजन के बाद आता है। ठीक है, तो ये डिसीजन के बाद आता है। मान लीजिए हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन सही नहीं है, तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सर्टोरारी जारी करेगा। और इसमें क्या हो सकता है, या तो डिसीजन को रद्द कर दिया जाएगा, या मामला हस्तांतरित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, या किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चार हो गई। पांचवी रेट, क्या पांचवी देखो, पांचवी है क्यो वारंटो। कई बार क्योटो वारंटो भी मिलेगा, क्यो वारंटो। ठीक है, क्यो, क्यो वारंटो, इसको कहते हैं अधिकार पृच्छा। ठीक है, और इसका मतलब होता है व्हाट आर अथॉरिटी, व्हाट आर अथॉरिटी, लीगल मतलब है इसका व्हाट आर अथॉरिटी। ठीक है, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो का मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्यो वारंटो जारी कर सकता है, किसके लिए, किसी पब्लिक ऑफिसर के लिए। और ये क्यों जारी करेगा, ये उससे पूछेगा कि भैया तुम्हारे पास ये करने का अधिकार है या फिर नहीं है। ठीक है,
और ऐसे में उसको आंसर देना पड़ेगा कि अधिकार है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसने ये कैसे किया। कोई भी काम किसी भी एंगल से ले लीजिए, कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, पटवारी है जिसको आप जानते हैं, या सिंपली आप मान लीजिए कोई पुलिसमैन है, ऑफिसर है, इसने ही आपको पनिशमेंट दे दी, पटवारी या पुलिस वाले ने ही आपको कोई पनिशमेंट दे दी कि 10 दिन तक जेल में रहो फिर छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा कुछ कह दिया। और ऐसे में अगर कोई क्यो वारंटो मांग ले तो तुरंत इससे पूछा जाएगा कि क्या आपको ये अधिकार है कि आप किसी आदमी को सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यो वारंटो। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये क्यो वारंटो या कोई भी रिट जारी करेगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या फिर ग्रुप के खिलाफ। जैसे मैंने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण है, या अधिकार परीक्षा है, या आपका परमादेश वगैरह है, तो इसमें मैंने कहा ये व्यक्ति के खिलाफ होगी, लेकिन प्रोहिबिशन और सर्टोरारी ये कोर्ट के खिलाफ होती है, तो ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आर्टिकल 32 यही है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कौन जाते हैं, वादी जो होते हैं वो जाते हैं, प्रतिवादी उसके बाद बुलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे बेसिकली जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं। ठीक है, कि आखिर इंडिया के अंदर बेसिक समस्याएं क्या है। कोर्ट कोर्ट का हमने पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो हमारे पास समस्याएं क्या क्या आई। ठीक है, भारत के अंदर कोर्ट में जाने में क्या क्या समस्याएं हैं, जो हम जानते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स की जानकारी ही नहीं है। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता है कि उनको क्या क्या अधिकार है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की जानकारी नहीं है लोगों के पास, तो अगर जानकारी ही नहीं होगी तो फिर वो क्या कर पाएंगे, कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या कह के जाएंगे। ठीक है, तो पहली समस्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स की जानकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, वित्तीय समस्याएं हैं। कैसे, भैया लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कोर्ट केस लड़ सके। ठीक है, अब केस कर दिया उसने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन वो आदमी केस कैसे लड़ेगा, पैसा भी तो चाहिए, वकीलों की फीस पे करनी है। इसीलिए फाइनेंशियल जो रिस्क है उसकी वजह से भी, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है, वो बहुत जटिल है। ठीक है, प्रोसीजर कैसा है, बहुत जटिल है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और केवल इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ऐसी बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि आम आदमी कभी अपने इन हकों की लड़ाई तो लड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि एक धीरे धीरे जो जनहित याचिका है, पब्लिक, आपने कई बार सुना होगा जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका सुना होगा इसके बारे में आपने। तो जनहित याचिका का जो कंसेप्ट है वो इसी के बाद आता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स की जानकारी नहीं थी, उनकी फाइनेंशियल समस्याएं थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रक्रिया जटिल थी, तो फिर क्या हुआ, जनहित याचिका लानी शुरू की गई। और इसमें क्या हुआ कि जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो वादी है, जिसने केस करना है, जिसके ऊपर बेसिकली फंडामेंटल राइट जिसके छीने गए हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार था। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पीएन भगवती व वीआर कृष्णा अय्यर, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के थे। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये परंपरा वादी और प्रतिवादी वाली, इसको चेंज कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि अगर हमें ग्रुप के मूल अधिकारों की रक्षा करनी हो, ठीक है, पूरे समूह के मूल अधिकारों की रक्षा करनी हो, तो इन्होंने कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है का क्या मतलब हुआ, तीसरा व्यक्ति का मतलब हुआ जिसने केस करना है, जिसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, और जिसने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी, मान लीजिए आपके सामने हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है और हस्बैंड वाइफ को मारता है या वाइफ हस्बैंड के साथ कुछ भी करती है, इन दोनों केसेस में आपको भी ये अधिकार है कि अगर आपको लग रहा है फंडामेंटल राइट का किसी का उल्लंघन हो रहा है तो आप भी जा सकते हैं उन दोनों के तरफ से। ठीक है, ये इस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया, ये पीएन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर इनके समय पे बना था। और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि पीआईएल जो है, एक तो वो कोई भी दाखिल कर सकता है, और इवन कोई भी के अलावा सुप्रीम कोर्ट खुद भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, जिसको हम सुओ मोटो कहते हैं। सुओ मोटो में क्या होता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कई बार स्वतः संज्ञान ले लेता है किसी बड़े विषय का। ठीक है, किसी भी बड़े विषय पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उसके ऊपर भी डिसीजन दे सकता है या उसके ऊपर भी कोई अपना फैसला दे सकता है। ठीक है, तो ये सब जो हमने देखा, ये क्या है, बेसिकली इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जुडिशरी के अंदर, उनके ऊपर थोड़ा बहुत किसी तरीके से उनको ठीक किया जाए, उसके लिए स्टेप्स हैं। ठीक है, अब देखो, ये पीआईएल या सुओ मोटो जो खुद से सुप्रीम कोर्ट करेगा या कोई पीआईएल आएगी, तो इसमें सबसे पहली पीआईएल कौन सी आई थी, तो आपको याद रखना है हुसैन आरा खातून की एसपी गुप्ता जो केस था, वो
पहली जो है औपचारिक पहली जनहित याचिका थी। ठीक है। अब धीरे धीरे जो पीआईएल है या जनहित याचिका है, ये हर एक क्षेत्र में आने लग गई। भ्रष्टाचार के अंदर, सुशासन में, पर्यावरण में, चुनाव सुधार में, ऐसे कई सारे आने लग गए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जो कंट्री के लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या तरीके और हो सकते हैं लोगों तक ले जाने के, उसके बारे में आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब फंडामेंटल राइट्स हमारे लगभग खत्म हो गए। आर्टिकल 32 हमने पढ़ लिया। दो छूट गए, 33 34 वाले हैं वो छूट गए, उनको पढ़ लेते हैं। 33 और 34। हालांकि इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है आगे को भी। 34 34 35। ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि आपको बहुत डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा। पर ठीक है, एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो ऐसा कुछ खास जो है वो नहीं होगा। ठीक है। पढ़ लेंगे अच्छी बात है, छोड़ देंगे तो भी ठीक है, आपकी मर्जी हो। मैं थोड़ा बहुत आपको वैसे बता देता हूँ, इसके अलावा और कुछ खास होना है नहीं। ठीक है। जैसे 33 है, हाँ 33 और 34 ये इंपॉर्टेंट है आपके। मतलब ये कि एक लाइनर क्वेश्चन कभी कभार इनसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा तैयार रहना है। जैसे 33 के अंदर क्या है कि कई बार फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसके लिए वो इसमें लिखा गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं, बैन किए जा सकते हैं, किसके। तो यहां पर वही बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंदर, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। जैसे कोई आर्मी में है, सैन्य बलों में है, आर्मी का मतलब यहाँ पे मेरा तीनों फोर्सेस से है। ठीक है। मान लीजिए कोई लोक व्यवस्था में लगा हुआ आदमी है, बीएसएफ के अंदर कोई है, पुलिस में कोई है। ठीक है। इसके अलावा कोई रॉ में है, आईबी में है। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं कोई, या फिर कोई संचार तंत्र में है, कोई कम्युनिकेशन के उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए बीएसएफ वालों ने हड़ताल शुरू कर दी, पुलिस ने हड़ताल शुरू कर दी, आर्मी ने हड़ताल शुरू कर दी, तो फिर तो कंट्री के लिए खतरा है ना। तो इनको हड़ताल का अधिकार नहीं है, इन द सेंस कि इनको विरोध का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब विरोध की स्वतंत्रता बाकी सबको है, इनको नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके फंडामेंटल राइट्स को छीना गया। तो यहाँ पे हमने समझना है कि देखो, फंडामेंटल राइट्स को छीना बेसिकली नहीं गया, ये क्या है, इन पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध तो बनता है ना। कि राज्य के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं, तो बेसिकली इतना तो बनता है कि सरकार रिस्क ना ले कि जिससे पूरे देश को खतरा हो जाए। एक आदमी के फंडामेंटल राइट के चक्कर में अगर देश की इंटीग्रिटी, ठीक है, देश की एकता, अखंडता, इन सबको खतरा हो रहा है, तो फिर ऐसे में उनसे उनके अधिकार छीने जा सकते हैं, और इस पर पहले ही बात हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से इस पर बहुत डिटेल में ये बहस नहीं होती है कि क्यों आखिर इनके अधिकार जो है वो छीने गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 34 जो है ये किसी एरिया, स्पेशल एरिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स को छीनने की बात करता है। स्पेशल एरिया अगर कोई है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स को निष्कासित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और ये कब, ऐसा कोई इलाका जिसमें मार्शल लॉ लागू है। अब बहुत सिंपल से कहें तो कई बार मार्शल लॉ, आर्मी का शासन कहीं पर लग जाए, तो ये हो सकता है कि मार्शल लॉ अगर लागू हो जाए तो उस इलाके से फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। ठीक है। और फिर ऐसे ही संसद इसके लिए एक अधिनियम बनाएगी वगैरह वगैरह, इसके अंदर लिखा गया है कि कहाँ पर मार्शल लॉ लागू होगा, कैसे होगा। ठीक है। तो इस तरीके से लिखा गया है। इतना सिंपल है। चलिए, इसमें मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है। ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 35 और 35A, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। आर्टिकल 35 देन 35A, ये भी एक टर्म था। 35A का रिलेशन किससे है ये आपको आइडिया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला जो था, वो बेसिकली आपका आर्टिकल 35 वाला आ रहा था। ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला इलाका याद है आपको। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 35 और उसके बाद फिर 370, इसके बारे में काफी कुछ था, जिसमें हमने स्पेसिकली क्या किया था, काफी कुछ जो चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर को दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। उसकी वैलिडिटी के लिए जो है चैलेंजिंग था कि कश्मीर के अंदर अगर कोई लॉ लागू करना है तो क्या होगा, कश्मीर की पार्लियामेंट जो है, कश्मीर की पार्लियामेंट मतलब कश्मीर की विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों से उसको पारित करवा करके ही वहां कोई लॉ बनाया जा सकता था। ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा चेंज करने की बातचीत चली, और जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको थोड़ा सा चेंज वेंज किया गया। तो इस तरीके से कुल मिला के आर्टिकल 35 जो 1 साल 2 साल पहले काफी चर्चाओं में रहा है, उस समय पढ़ने तक ठीक था, अब उतना ज्यादा
नहीं रह गया। ठीक है, अगर खाली आप 35 देखेंगे, 35 देखेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं इसमें 35 के अंदर ऐसे लिखे गए हैं कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है, इतना आप याद कर लेंगे तो चलेगा। पार्लियामेंट को खासकर पावर दी गई है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। स्टेट की असेंबलीज को, राज्य की विधानसभाओं को इस संबंध में कोई खास पावर नहीं है, विधानमंडल को कोई शक्ति नहीं होगी। ठीक है, किस किस चीज की नहीं होगी, कई सारे, जैसे आर्टिकल 16 के, 32 के हैं, 33 है, 34 है, इसके अंदर जो लॉज बनाने की जरूरत है वो पार्लियामेंट बनाएगी। समझ में आया? आर्टिकल 16, ये 33 34 तो यहीं पर है ना, 32 33 देखिए, इसके अंदर लॉज बनाने पड़ेंगे 34 के अंदर। तो ये लॉ बनाने का काम किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा, ना कि स्टेट का होगा। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद फिर इसके अंदर काफी चीजें आती हैं प्रदत्त विधि इस तरीके से, पर इसका इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 33 34 से कभी कभार वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, बन जाएंगे तो अब होप आप कर ही लेंगे इसको। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। तो कुल मिला के हमने लगभग सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार अब आप फटाफट से अपना जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं वहां से चेक करके सारे फंडामेंटल राइट्स एक बार शुरू से देख करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लगभग सारा का सारा फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन पूरा कर लिया है। ठीक, तो अब फंडामेंटल राइट्स क्योंकि हमारे कवर हो चुके हैं, तो अभी हम लोग जो अगला टॉपिक पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे वो क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में पूरा हो जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी एक दिन में पूरा हो जाए। तो एक काम करेंगे, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, अभी मैं जूम वाले जो जो मैसेज आपको मिलते हैं, जूम इनवाइट लिंक जो आपको मिलता है, वहीं पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो वहां पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे, वो ठीक है। जो नहीं जुड़े हैं उनको एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक से क्या होगा, जब इस लिंक से आप जुड़ेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके थ्रू मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर सारी डीपीएसपी भेज दूंगा। ठीक है, आर्टिकल वाइज मैं बहुतों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन सब पर डिस्कशन नहीं हो सकती है। मैं आपको रेंडमली लेके चलूंगा। ठीक है, कौन गांधीयन है, कौन लिबरल है, कौन उदारवादी है, कौन समाजवादी है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, किसी के अंदर कोई बहुत डिटेल की चीजें होंगी वो बताऊंगा। लेकिन एक एक आर्टिकल को पढ़ने से बेटर क्या है, उनकी आप कोई ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ट्रिक मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा कुछ मेरी तरफ से मिल जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो 36 से लेकर के 51 तक पूरा, ठीक है, हम लोग कवर करेंगे। कहाँ से? 36 से लेकर के पूरा लेकर चलेंगे 51 तक, पूरा का पूरा कवर करेंगे, एक एक आर्टिकल वाइज। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर आर्टिकल के सामने एक बार कम से कम हम लोग चले जाएं, मतलब एक बार एक आर्टिकल पे डिस्कशन कर लें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम इसके ऊपर कुछ छोड़ दें, कभी छूट जाए कुछ, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कुछ छूटता भी है तो भी मैं ग्रुप में आपको आज ही ये भेज दूंगा, सारे के सारे डीपीएसपी। वहां से आप लोग आज ही क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और डीपीएसपी है क्या? राज्यों के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, राज्यों के नीति निदेशक तत्व है, इतना याद रह जाएगा हमको। तो मैं कुछ बहुत आपको इसके फैक्ट अभी लिखने के लिए बोलूंगा। चलिए फटाफट से फैक्ट जो है वो नोट कर लीजिए आप, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू डीपीएसपी। कॉमन फैक्ट्स उसके बाद डिटेल में हमने पढ़ना ही है। जैसे इसके अंदर जो इंडिया के अंदर डीपीएसपी ली गई है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्राइम सोर्स है इसका। इसके अंदर एक जो है हेडिंग थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70 to 80% तो इसी से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। यहाँ पे एक हेडिंग आती थी इस एक्ट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक हेडिंग थी, इसके अंदर जितनी चीजें थी मैक्सिमम वही हमारी डीपीएसपी के अंदर डाली गई है। ठीक है, एक सोर्स ये है। दूसरा सोर्स है 1937 में बना हुआ आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आयरलैंड है, वहां आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपना डीपीएसपी लिया हुआ है। जैसे फंडामेंटल राइट के अंदर मैंने आपको अमेरिका बताया था, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो आयरलैंड के वहां से हमने क्या लिया हुआ है अपना, इसके अंदर की चीजें ली हुई है। उसके अलावा इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट की एक उप समिति बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। संविधान सभा में मूल अधिकार संबंधित एक उप समिति बनाई गई थी। इस उप समिति की अध्यक्षता की थी जे बी कृपलानी ने।
और यही कृपलानी समिति की जो रिपोर्ट थी उनको लिया गया, और उन जेबी कृपलानी समिति की रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट्स आए उनको हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स में ना डाल के डीपीएसपी में डाला। ठीक है, तो डीपीएसपी के तीन सोर्स हो गए हमारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1937 का आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक जो उप समिति बनाई गई थी, ठीक है, जेबी कृपलानी वाली, तो कृपलानी समिति भी आ गई। ठीक है, हालांकि हमने अभी तक जितना, अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ा होगा और ल्यूसेंट वगैरह या कॉमन जी के बुक से पढ़ा होगा, तो आपने केवल आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आए तो तीनों सही, ठीक है ना, तीनों ठीक है। तो जिस भी तरीके से आएगा उस तरीके से आप लोग आंसर कर लेंगे इसका। तीनों आ जाते हैं बहुत अच्छा, तीनों नहीं आता है चलेगा। सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी सीएससी वाले जितने भी हैं उनको ये तीनों याद रखना है, क्योंकि तीनों से मिला जुला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल भी है। डीपीएसपी के अंदर कई सारे गांधीवादी सिद्धांत आते हैं जिनको हम गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, कई सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। लिबरल का मतलब उदारवादी प्रिंसिपल्स। ठीक है, और कई सारे जो प्रिंसिपल है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, समाजवादी प्रिंसिपल है, सोशल प्रिंसिपल है, समाज से रिलेटेड। उस समय ये तीन बड़ी विचारधाराएं थी, उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद। इन तीनों से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अच्छा, गांधी पहले तो सोशल प्रिंसिपल हमारे इसमें क्यों आए, समाजवादी जो विचार हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आए? जस्ट बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनकी अपनी आइडियोलॉजी कैसी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी जो थी वो कैसी थी, सोशलिस्टिक टाइप की थी, समाजवादी टाइप की थी। लिबरल, लिबरल में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये लिबरल आइडियोलॉजी के थे, उदारवादी आइडियोलॉजी के थे, तो इनके जो प्रिंसिपल्स आए वो लिबरल आए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बहुत सारे गांधीयंस भी थे, जैसे श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो थे ये बहुत बड़े गांधीयन नेता थे, और इनकी वजह से बहुत सारे गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो ऐड हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल तीनों आते हैं। वो गांधीयन किसकी वजह से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नारायण अग्रवाल जी थे उनकी वजह से आते हैं। इन द सेम वे पटेल की वजह से लिबरल प्रिंसिपल्स एंड नेहरू जी की वजह से सोशल प्रिंसिपल। सो तीन मिलाकर के ये तीनों बड़े लीडर्स थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के प्राइम भी थे, तो इस वजह से इनके अपने अपने विचार आए। यहाँ पे हमें याद कुछ और चीजें भी रखनी होती हैं, इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे। जो आपको याद रखना है वो ये है कि आखिर डीपीएसपी है क्या। तो इनको बेसिकली देखा जाए तो इनको शासन के मूलभूत सिद्धांत कह सकते हैं। गवर्नेंस को कैसे चलाना है, सरकार को क्या काम करने हैं, उनको हम कहते हैं शासन के मूलभूत सिद्धांत। तो अगर आप ये देखना चाहें कि डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि डीपीएसपी में ये लिखा गया है कि सरकार कैसे चले, सरकार को क्या काम करना है। ठीक है, सरकार को फ्यूचर में क्या काम करने हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, शासन के मूलभूत सिद्धांत देखने के लिए मिलेंगे, सरकार को अब क्या करना है आगे वो दिखाया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप आर्टिकल 37 देखेंगे, मैं कल डिस्कस भी करूंगा इसको, ये जो है अवाद योग्य है। कैसे है, अवाद योग्य, यानी कि अगर सरकार डीपीएसपी लागू ना कर पाए तो उसकी वजह से उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, कोर्ट केस नहीं हो सकता अगर डीपीएसपी पे कोई चीज होती है तो। डीपीएसपी रिलेटेड कोई मुद्दा कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट इसके बारे में बात नहीं करेगा, न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, लॉ बना करके इनको लागू करना ये जरूर स्टेट का काम है। स्टेट चाहे तो इस पर लॉ बना सकती है। जैसे मैं बहुत सरल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सिंपल सा। यहाँ डीपीएसपी के अंदर आता है स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा, और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मुद्दा है उसके अंदर आता है कि जो शराब है, अल्कोहल्स है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ये जो है किसी भी हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। तो राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि राज्य क्या करेगा, राज्य जो आपका वाइन वगैरह है या इस तरीके की जो चीजें हैं उनको प्रोहिबिट करेगा, कहीं भी अपने स्टेट के अंदर इन चीजों को पीने से मना करेगा। ठीक है, तो जब ये न्यूट्रिशन आते हैं तो आर्टिकल 47 जो आएगा उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। लेकिन ये देखिए, बिहार के अंदर शराबबंदी की गई, गुजरात में की गई, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी तो की गई ना। तो इसके चक्कर में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे कि भैया हमारे स्टेट में क्यों नहीं की, जबकि तो ये तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है। स्टेट चाहे तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो जैसे बिहार ने लॉ बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, गुजरात ने लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपकी स्टेट ने नहीं बनाया वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब उसे लगेगा कि हाँ अब ठीक है समय आ गया है वो बनाएंगे। जैसे आर्टिकल 44 सबसे बड़ा डिस्कशन जिस पर चल रहा है, आर्टिकल 44 क्या है, सिविल कोड है, यानी कि सबके लिए समान नागरिक संहिता। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आएगा, स्टेट की मर्जी वो लगाना चाहे या नहीं। जैसे अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूसीसी के लिए एक टीम बनाई है, कमेटी बनाई है और वो उस पर काम कर रही है।
अब सरकार को लगेगा कि हाँ यूसीसी लागू कर देना चाहिए, वो कर देगी। दूसरे गवर्नमेंट्स को नहीं लग रहा है तो वो नहीं करेगी। तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी कि ये अवाद योग्य है, नैतिक सिद्धांत है। इनकी प्रकृति कैसी है? नैतिक। नैतिक समझते हैं, नैतिक शिक्षा करके हमने पढ़ाया था। हाँ, जो होना ही चाहिए उसको हम नैतिक कहेंगे भैया सरकार। लेकिन एक अच्छा स्टेट क्या होगा? देखिए, सबसे सिंपल चीज क्या है, इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। गांधी जी क्या सोचेंगे? यार राम राज्य होना चाहिए। लिबरल्स या उदारवादी क्या सोचेंगे कि हमारा स्टेट बहुत लिबरल हो, उदार किस्म का हो, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर देश, सबसे बढ़िया रिश्ते हो। सोशल क्या चाहेंगे? समाज में समानता रहे। इन सारे प्रिंसिपल्स को जोड़ दीजिए, क्योंकि राज्य के पास पैसा नहीं है इन्हें जबरदस्ती लागू करने के लिए। सोशल वाले कहेंगे कि भैया हर गरीब आदमी को रोज का 600 रुपया मिले। लेकिन कहाँ से मिलेगा? स्टेट के पास पैसा नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, डीपीएसपी में लिख दिया कि भैया लेबर्स को उनका जो वेज है वो मिलना चाहिए, हर आदमी को पैसा कमाने का अधिकार होना चाहिए। जब सरकार को लगेगा कि हाँ यार अब हमारे पास ठीक ठाक पैसा आ गया है, तब सरकार इसको लीगल कर देगी, कानून बना के लागू कर देगी, और हर आदमी के खाते में बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर देगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा नहीं करेगी। जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब भी सरकार को लगेगा कि हाँ अब हमारे देश में सोशल हार्मोनी है, सारे लोग एक दूसरे को समझ गए हैं, एक दूसरे की संस्कृति के साथ फेमिलियर हो गए हैं, तो वो यूसीसी लागू कर देंगी। जब तक नहीं लगता है ऐसा, यूसीसी लागू नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो डीपीएसपी एक तरीके से रास्ता दिखाते हैं सरकार को कि स्टेट को कैसे गवर्न करना है, आगे कैसे चलाना है। ठीक है, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है, मैं क्लास खत्म हो उससे पहले आपको बता देता हूँ कुछ 3 चीजें। कई लोगों ने इसको कहा ये चुनावी घोषणा पत्र है। कई लोगों ने कहा कि ये महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि मात्र है और कुछ नहीं है। कई लोगों ने कहा ये पुण्यात्माओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि ये सारे लोग जो थे ये पुण्यात्माएं हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं थी। इसके अलावा कुछ नहीं है नीति निषेधक तत्व। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये ले जाए नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब सरकार का मन होगा तो लागू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और नहीं करेगी तो क्या फायदा हुआ फिर डीपीएसपी इसका? इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों की जो आलोचना की जाती है उसमें कई बार कहा जाता है कि ये तो केवल चुनावी घोषणा पत्र की तरह है, या फिर ये पुण्यात्माओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो कल डिटेल से हम डीपीएसपी के बारे में करेंगे, और कल हमारे डीपीएसपी जो है वो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कल ही मैं डीपीएसपी और जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लें। तो मैं इनको दोनों को आपको जूम पे जो लिंक भेजूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये आपको आज रात